नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का इस पीवाईक्यू सीरीज में। हम लोग जो है अलग-अलग सेशन के पीवाईक्यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं, तो आज हम लोगों ने कुछ अलग किया हुआ है यहाँ सेशन में। अब मल्टीपल पॉलिटी के जो क्वेश्चन अलग-अलग सालों में आए हैं, उसको यहाँ पर एक साथ यहाँ पर आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। जो पिछले 3-4 सालों में आए हैं, तो वो इस श्रृंखला की अगली कड़ी है ये। तो बहुत स्वागत है आप सभी लोग का इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में और उसके सेक्शन यूपीपीएससी में। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है और मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है लोक प्रशासन से 6 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस मुखर्जी नगर, प्रयागराज और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 5 बार यूपीपीएससी का इंटरव्यू देने का मौका मिला। बहुत सारे कैंडिडेट यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं, जिनको गाइडेंस दी गई है। आप लोग मेरा रेफरल कोड PS10 कोड यूज करके 10% डिस्काउंट और चल रहे सभी ऑफर्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को एक बार लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिए, ताकि सभी तक जो है ये कंटेंट पहुंच सके। तो हम लोग पहले देखेंगे परिभाषा, डेफिनेशन। बाइलिंगुअल करा दिया है कंटेंट आप लोगों के लिए, जैसा मैंने वादा किया था आप लोगों से कि कंटेंट बाइलिंगुअल लेकर आऊंगा। कि क्या होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे, फिर इसके बाद इसके फैक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा मेरा कंटेंट का तरीका है कि आप लोगों को बताता चलूंगा कि यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या हुआ है अगर शुद्ध भाषा में पूछा जाए तो? कि आपके मोहल्ले की जो समस्या है या आपके गांव की जो समस्या है, उसे आप स्वयं सुनिश्चित करें कि आप स्वयं उस समस्या का समाधान कर पाएंगे। इस प्रकार से क्या किया जाए, आपको प्रेरित किया जाए और इस प्रकार से आपको प्रशिक्षित किया जाए या इस प्रकार से संसाधनों से आपको सुसंगत किया जाए कि आप अपने स्थानीय स्तर की समस्याओं को स्वयं समाप्त कर सकें। ठीक है, तो इसी को कहा गया स्थानीय स्वशासन, स्वयं पर शासन। स्थानीय स्तर पर स्वयं पर शासन को कहा गया स्थानीय स्वशासन, जिसे पंचायती राज व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। आशीर्वाद सूरज, बहुत स्वागत है आपका। अब हम लोग पृष्ठभूमि की तरफ चलेंगे, कैसे हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था का क्या हुआ, विकास हुआ और किस क्रम में ये आगे बढ़ी। और यहां से पीटी में क्वेश्चंस खूब सारे बढ़ते हैं, प्रीलिम्स में खूब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहां से सबसे पहले 1864 में क्या हुआ, भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भारत सरकार का मतलब क्या हुआ? उस समय की ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने 1864 में सबसे पहले क्या किया, स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1882 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसके काल में आया था? तो लॉर्ड रिपन के काल में आया था। कब आया था? 1882 में ये आया था। और लॉर्ड रिपन को ही क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया सवाल कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। जल्द ही एमसीक्यूज भी आप लोगों को यहां पर लेकर आऊंगा मैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस वाले अभी बनवा रहा हूं, अच्छे नए क्वेश्चंस, और जैसे फ्रेम्ड होंगे आप लोगों को यहां तक लेकर आएंगे हम। ठीक है, इसी क्रम में हाँ हाँ, बस जल्द फ्रेम करवा रहे हैं रीना, मैंने आपसे पहले, आपके पूछने से पहले मैंने उत्तर दे दिया आपका। अभी 1-2 दिन रुक जाइए, 1-2 दिन के बाद आप लोग को प्रश्न मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो 1907 में चार्ल्स हाबहाउस की अध्यक्षता में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग, राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग जिसे शाही आयोग कहा जाता है, उसका गठन किया गया था। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो पूछा जा सकता है कि विकेंद्रीकरण आयोग किसकी अध्यक्षता में लाया गया था? चार्ल्स हाबहाउस की अध्यक्षता में लाया गया था। कब? 1907 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1907 में। और भारत सरकार नियम 1919 में स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान पहली बार किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हाल में ही किसी क्वेश्चन एग्जाम में मैंने ये देखा है, शायद लेखपाल के किसी जो एग्जाम हुआ अभी लेखपाल वाला,
उसमें या फिर पेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था कि पहली बार स्थानीय स्वशासन का स्पष्ट प्रावधान किस भारत शासन अधिनियम में किया गया, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये किया गया 1919 के। धन्यवाद सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग कर दीजिए, जो लोग भी क्लास में हैं एक बार लाइक और शेयर जो है जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में, जो कि फैक्ट हैं और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, आज मैंने सोचा था कि पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय वाला इकट्ठे कराऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ पंचायत कराऊंगा क्योंकि नगर निकाय अलग से लेके आऊंगा। जैसा कि आपको पता है, एक महीने के अंदर, एक महीने बाद लगभग जो है चुनाव होंगे यूपी के नगर निकायों के, तो ऐसे में वहां से प्रश्न जरूर बनेंगे, तो उसको और बढ़िया तरीके से करने का हमें काम करना होगा, इसलिए उसके लिए एक अलग ही क्लास लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। बलवंत राय सर, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही कहा, टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसको शेयर कर दिया जाए, क्योंकि अचानक क्लास थोड़ा सा लेट हो गई बनने में, तो इसकी वजह से नोटिफिकेशन नहीं गया बच्चों के पास। एक सेकंड, आप लोग भी एक बार शेयर कर दीजिए अगर जहां आप लोग के ग्रुप्स हो। मैंने तो मान लीजिए कर दिया, और भी कर देता हूं। चलिए ठीक है, तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ध्यान रखिए, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है ये, और इसके लिए मैंने कई बार ट्रिक बताई है, अगर नहीं याद है आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं मैं, उसको जरूर आप लोग, ये क्वेश्चन जब पूछता है ना कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, तो त्रिस्तरीय किसने दिया था, बलवंत राय मेहता। 3 अक्षरों का नाम है, बलवंत राय मेहता, तो 3 अक्षर, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव इन्होंने दिया था, ठीक है। इस कोड से याद रखना। और एक थे अशोक मेहता, 2 अक्षरों का नाम, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने सुझाव दिया था, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक। कब दिया था, 1957 में बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता को ही भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार और शिल्पकार भी कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है कि इसे बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार और, हाँ रीना यादव बिल्कुल। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में प्रायोगिक तौर पर 1958 में पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था, लागू किया गया था। कहां पर, ये देखिए, ये तो आप सभी लोग को पता है कि 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में औपचारिक शुरुआत की थी। तो जब आपसे औपचारिक शुरुआत पूछ चुका है कई बार, अगर पूछे तो आपको यही कहना है कि नागौर से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, राजस्थान में। लेकिन अभी तक कभी ये नहीं पूछा है कि सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर क्या है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां की गई थी। तो अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू की गई थी, तो आंध्र प्रदेश में लागू कर दी गई थी 1958 में, यानी 1 साल पहले, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पे संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई थी। ये भी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कि पूछा जा सकता क्वेश्चन कि भारत में वह पहला राज्य कौन सा है जहां पर संपूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान, ठीक। और दूसरा राज्य 1959 में पहला तो बन गया था राजस्थान का, नागौर में, तो राजस्थान। और पूछे कि दूसरा कौन सा राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, तो ध्यान देना है आपको, वो था आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा था, आंध्र प्रदेश। 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होगी 6 PM पर, ठीक है, ऐप पर, तो उस क्लास को भी आप लोग कर लीजिएगा। और इसी क्रम में 1960 में आपका कौन सा राज्य था, तीसरा था आपका असम, ठीक है। तो इन तीनों का क्रम देख लीजिए, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कि कौन से राज्य थे। तो पहला राजस्थान, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश, और तीसरा आपका असम,
ये क्रम है आपका पंचायती राज व्यवस्था के लागू करने वाले राज्यों को क्रम लगाने के लिए भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, अशोक मेहता समिति कब बनी थी? 1977 बनी थी। ठीक है, इसने द्विस्तरीय, जैसा मैंने बताया, 2 टायर स्ट्रक्चर का इन्होंने क्या किया था? सिफारिश की थी। ठीक, और GV.K. राव थी समिति एक, जो 1985 में बनी थी। इन्होंने क्या किया था? पंचायतों में नियमित चुनाव की सिफारिश की थी। और एक लाइन यहां पे लिखी नहीं है, उसको आप लोग देखिएगा। इन्होंने, इनका नाम कितने शब्दों का है? GV.K. राव। 1 2 3 4, इन्होंने ना 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। और 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो इंडिया में है वो कहां पर है? केरल में है। ठीक, तो इनका नाम 4 अक्षरों का है, तो इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना प्रस्तुत की थी और नियमित चुनाव की। मैं बढ़िया हूं इनके, आप बताएं कैसे हैं? ठीक है, क्लियर? डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनाई गई थी 1986 में। इनका सन जरूर देख लीजिएगा, सन मैच कराने के लिए पूछ देता है। इनकी जो सिफारिशें थी, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी जाए। क्वेश्चन पूछता है कि किनकी समिति, किस समिति की सिफारिश पर जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिला? तो आंसर होता है आपका लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है, चुनाव जो है गैर दलीय आधार पर होने चाहिए, ये भी लागू है। गांव अभी भी जो पंचायत के चुनाव होते हैं, इसमें पार्टी कोई जो है शामिल नहीं होती है। ठीक है, कोई भी पार्टी सम्मिलित नहीं होती, मतलब उसके पार्टी के सिंबल पे कोई चुनाव नहीं लड़ता है, अलग से सिंबल अलॉट होते हैं। तो ये जो व्यवस्था दी गई थी, ये किसके आधार पर है? लक्ष्मीमल सिंघवी। और न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालय की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया था। तो ग्राम पंचायत में न्याय पंचायत की व्यवस्था जो है बिहार में हमें देखने को मिलती है। और ये भी सिफारिश किसने की थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। ओके ओके, नीता कुमारी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्वागत है नीता। प्रोफाइल और नाम चेंज कर दिया आपने, शॉर्ट फॉर्म कर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए स्वागत है नीता आपका। और पीके थुंगन समिति 1988, इन्होंने कहा था प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना होनी चाहिए। तो हमारे यहां पर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में वित्त आयोग है। आर्टिकल 243 आई के तहत क्या है? पंचायतों में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये देखिए पंचायती राज व्यवस्था की जो समितियां थी उनको एक क्रम में रख दिया गया, फटाफट इसको याद करने के लिए। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय समिति, त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी इन्होंने। अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। राव समिति नियमित चुनाव की बात इन्होंने की थी। सिंघवी समिति ने कहा था कि संवैधानिक मान्यता दो, तो संवैधानिक मान्यता मिली। और थुंगन राज्य वित्त आयोग के गठन का इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है, तो इसको एक चार्ट के माध्यम से भी रख दिया गया ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो सके। अगर हम बात करें पंचायतों के गठन, उसकी संरचना की, तो हमारे यहां पर कुछ इस तरीके से पिरामिड शेप। हाँ, ये बात तो खैर सही कहा, कोई बात नहीं, एक बार की बात होती है। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद तो मैं पहचान गया, तो पहचाना रहूंगा। चलिए, तो हमारे यहां पर कुछ पिरामिड शेप टाइप का आपको मिलता है, जैसे कि सबसे ऊपर जिला पंचायत होती है, मध्य स्तर को हम क्षेत्र पंचायत के नाम से जानते हैं, सबसे निचले स्तर पर क्या होती है? ग्राम पंचायत की अवधारणा हमारे यहाँ पर कार्य, जो कि ऑल ओवर इंडिया मोस्टली पॉपुलर है ये। ठीक है, और इसी का प्रावधान भी हमारा जो 73वां संविधान संशोधन करता भी है। अनुच्छेद 243 बी के तहत भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान जो है किया गया। तो कहां पर है? 243 बी में किया गया है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर आपको क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर आपको जिला पंचायत गठन का प्रावधान इसमें किया गया है। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वो मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन करना उनके लिए अनिवार्य नहीं है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कितने जनसंख्या पर या किस जनसंख्या से कम पर मध्यवर्ती जो क्षेत्र पंचायत है इसको गठन करने का वैकल्पिक जो क्या कहते हैं कि कह सकते हैं कि जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर है कि चाहे तो ना गठित करें वो, तो क्या होगी जनसंख्या? वो 20 लाख। अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है
तो इसको हटा सकते हैं अपने यहां से, ठीक है। ये प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। अब आते हैं हम लोग अपने, एक तो हम लोग बैकग्राउंड पे चल रहे थे मेनली 73वें संविधान संशोधन पर। क्या है 73वां संविधान संशोधन और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। तो ये जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, हाँ कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। ये इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। इसी दिन ये लागू हुआ था, इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस मनाया जाता है? पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक भाग 9 को क्या है? जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया। इसमें कुल 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन के माध्यम से, जो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक है, सम्मिलित किए गए। और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल कितने 29 विषय सम्मिलित किए गए, जो राज्यों द्वारा पंचायतों को दिए जाएंगे, जिस पर कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी दी गई? पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों को, ठीक है। मध्य प्रदेश में 1994 में पंचायती चुनाव आयोजित किए गए और ऐसा करने वाला ही भारत का पहला राज्य था। क्वेश्चन आ चुका है और फिर भी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या पूछा जाएगा आपसे? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसमें कि 73वें संविधान संशोधन लागू होने के उपरांत देश के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत चुनाव का आयोजन किया गया? तो क्या उत्तर आप लोग देंगे? ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में इसको किया गया था, ठीक है। ठीक है, कल से ही संभव है, तो मैं जहां तक है आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर जो है लेकर आऊंगा कल से, ठीक है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसके तहत सारे अनुच्छेद 16 के 16 याद मत कीजिएगा, लेकिन जो मैंने यहां पर कर रखे हैं इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछता है। जैसे कि 243 बी किसकी बात करता है? पंचायतों के गठन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायतों के गठन की बात करता है, ठीक। सी पंचायतों की संरचना की बात करता है। डी आरक्षण की बात करता है। किसको किसको आरक्षण दिया जा रहा है? एससी, एसटी और महिला। ध्यान देना है, ओबीसी को मूल रूप से इसमें आरक्षण नहीं दिया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से 73वें संविधान संशोधन के तहत किसको आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था? तो उसमें एक विकल्प आपको दे देगा एससी, दूसरा दे देगा एसटी, तीसरा दे देगा महिला और चौथा दे देगा ओबीसी। तो आपको ध्यान देना है कि मूल रूप से इसमें ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में यूपी में और अन्य राज्यों में इस संदर्भ में प्रावधान किए गए थे। तो आंसर क्या हो गया इसका? आपका चौथा, इनका नहीं दिया गया, ठीक। आर्टिकल 243 क्या कहता है? पंचायतों के कार्यकाल के बारे में बात करता है। ये कितना कार्यकाल होता है पंचायतों का भाई? पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स, ठीक। तो इसके बारे में प्रावधान कहां किया गया? आर्टिकल 243 में। 243 राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, जो पंचायतों के संदर्भ में वित्त की अनुशंसाएं करते हैं। और इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान आर्टिकल 243 में किया गया है, ठीक है। किसमें किया गया? 243 में। अब कुछ पंचायतों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम लोग देख लेंगे एक नजर में, ताकि अच्छे से अगर क्वेश्चन आते तो सही हो जाए। कल से ही मैं क्वेश्चन लाने का प्रयास आप लोगों के लिए करता हूं। पश्चिम बंगाल भारत का एकमात्र राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, सॉरी केरल मैंने बोल दिया था गलती से, पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा, ठीक है, केरल नहीं, सॉरी, सही कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिएगा। केरला मैंने बता दिया था पीछे। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर, जैसा मैंने बताया कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो आपको देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ कहां पर? पश्चिम बंगाल में। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं है, ठीक, क्योंकि वहां पर संख्या इनकी बहुत ज्यादा है। और ओबीसी वर्ग के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था, ठीक है। लेकिन राज्यों को, राज्य विधानमंडल ओबीसी को किसी भी स्तर पर पंचायतों में या पंचायत अध्यक्ष पर आरक्षण का प्रावधान कर सकते थे, ऐसा प्रावधान बनाया गया। और इसी के तहत उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने क्या किया? सन 2000 में पंचायती राज अधिनियम 1947 में संशोधन करके क्या किया? ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया, ठीक है। याद रखना, अगर क्वेश्चन यहां बनता है कि यूपी में ओबीसी को आरक्षण कब दिया गया, तो ध्यान दीजिएगा ईयर 2000 में दिया गया। कब दिया गया? सन 2000 में दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भी पूछा नहीं गया कभी भी, ठीक है। और किसमें संशोधन किया गया था? पंचायती राज अधिनियम 1947 में,
ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब का है? 1947 का है। ठीक है। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो सभी स्तरों पर जो पंचायत का कार्यकाल है प्रथम अधिवेशन से, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पंचायतों का कार्यकाल कब से गिना जाता है, तो ध्यान रखिएगा चुनाव से नहीं, शपथ ग्रहण से नहीं, जब पहला अधिवेशन होता है उस तिथि से लेकर 5 वर्ष तक के लिए निर्धारित किया जाता है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। कब से? पहले अधिवेशन से लेकर 5 साल तक। जो आयु सीमा रखी गई है यानी कि 21 वर्ष के अगर आप हैं तो आप प्रधान बन सकते हैं भैया। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। अगर आप 21 साल के हो चुके हो तो आप तैयारी के साथ साथ प्रधान की तैयारी भी कर सकते हो। आप पीसीएस बनने की तैयारी के साथ साथ प्रधान भी बन सकते हो अगर आप, और सभी लोग 21 साल होने के बाद ही पीसीएस भी बन सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम एज पीसीएस के लिए भी 21 साल है और न्यूनतम एज प्रधान बनने के लिए भी क्या है? 21 साल है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा अलग रखा गया। जैसे कि आपको पता है विधानसभा लोकसभा के लिए 25 साल और विधान परिषद और राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 ईयर्स है। लेकिन पंचायत का प्रधान बनने के लिए और साथ साथ में नगर निकाय का मेयर या अन्य सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। निर्वाचित पंचायत के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर ही क्या होगा? पंचायत विशेष का लिए चुनाव होगा। इसका होगा, सभी पंचायतों का नहीं, सिर्फ वो पंचायत जो भंग हो गई है उसका चुनाव कराया जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन याद रखना है अगर सिर्फ 6 माह का ही कार्यकाल बचा हुआ है जो किसी पंचायत का अगर भंग हो गई है, जैसे कि मान लीजिए टेन्योर 5 साल का है और कोई पंचायत 4 साल 7 महीने में भंग हो जाती है और बचे हैं 5 महीने, तो क्या होगा? यहाँ पे चुनाव नहीं कराए जाएंगे। ठीक है, इस दशा में यहाँ पे चुनाव नहीं कराए जाएंगे। और अगर मान लीजिए 2.5 साल में या 1.5 साल में यानी कि 6 महीने से अधिक का समय बचा हुआ है, तब क्या होंगे? चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, ये प्रावधान हमारे लिए किया गया है पंचायती राज व्यवस्था के तहत। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर की पंचायतें हैं। कहां पर क्या है अभी तक तो क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी भी किसी भी लेवल में एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको एक जगह रख दिया है। सारी नहीं, जितनी याद हो सकती। देखिए हमारे यहाँ पे एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी कहाँ कहाँ? केरल में है, जम्मू कश्मीर काट दी क्योंकि यहाँ पे प्रावधान बदल रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम, यहाँ पर क्या है? एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। 2 स्तरीय भी कहाँ कहाँ है? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और हरियाणा, यहाँ पर क्या है? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे 20 लाख से कम की आबादी वाला मामला है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान इत्यादि में, अधिकतर राज्यों में क्या है हमारे यहाँ पर? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और 4 स्तरीय, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ एकमात्र राज्य है आपका पश्चिम बंगाल जहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मेघालय, मिजोरम और तमिलनाडु नहीं है में पंचायतों का गठन नहीं किया गया। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद, ठीक है, जनजातीय परिषद कार्य करती है। क्यों? यहाँ पर का जो आर्टिकल 371 है इसके लिए स्पेशल प्रोविजन देता है यहाँ पर इन राज्यों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जनजातियों की संख्या और निर्जातियों की संख्या बहुल्य क्षेत्र है ये। तो यहाँ पर एक क्या है? जनजातीय परिषद कार्य करती है जो गांव के लिए कार्य करती है, सेम ऐसे उसी तरीके से जिस प्रकार से पंचायतें करती हैं। आंध्र प्रदेश ही भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किया गया। बाकी कहीं पर भी किसी भी स्टेट में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन एकमात्र राज्य है आपका आंध्र प्रदेश जहां पर यह व्यवस्था लागू है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं के लिए जो नॉर्मल 33% का आरक्षण उससे बढ़ाकर इन्होंने कितना दे रखा है? 50% का आरक्षण दे रखा है महिलाओं को पंचायत के अंतर्गत। लगभग सभी राज्यों में सांसद और जो विधायक को पंचायती राज संस्थाओं का पदेन सदस्यता दी गई है, लेकिन केरल में ऐसा नहीं किया गया। अब यहां क्वेश्चन बन सकता है कभी भी कि कहां पर, किस राज्य में सांसदों विधायकों को पंचायत का पदेन सदस्यता नहीं दी गई है? तो क्या होगा आंसर आपका? पदेन सदस्यता क्या क्या मतलब होता है भाई? आज
थोड़ा सा स्पीड में मैंने क्लास ली, उसका कारण है कि 6 बजे दूसरी क्लास है और ये क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी शुरू होने में। तो अभी आगे 1-2 दिन में चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी और मैनेज हो जाएंगी, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी लेकर आऊँगा मैं, तो चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। 6 बजे जी करंट अफेयर का सेशन है, आप लोग उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पदेन अध्यक्षता का मतलब होता है कि जो सांसद और विधायक उस पर्टिकुलर पंचायत उस विधानसभा के या संसद क्षेत्र के अधीन जो पंचायतें आ रही होंगी, उन पंचायतों का वो विधायक या वो सांसद ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा। ठीक है, इसकी ये मतलब होता है पदेन सदस्यता का। लेकिन इस व्यवस्था को नहीं अपनाया है, किसने नहीं अपनाया है? केरला ने नहीं अपनाया अपने यहाँ पे। ठीक है, किसने? केरला ने नहीं अपनाया। केरल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पंचायतों में भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए लोकपाल की व्यवस्था कर रखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंचायतों के लिए लोकपाल की व्यवस्था किसने की है, मतलब किस राज्य ने कर रखी है अपने यहां पर। तो ध्यान देना है आप, केरल। स्वतंत्र भारत के पहले पंचायत राज मंत्री कौन थे? एस.के. डे थे। एस.के. डे, ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। और सभी राज्यों में आरक्षण का चक्रानुचक्र पद्धति 5 वर्ष की। क्या मतलब होता है चक्रानुचक्र? मतलब एक साल जनरल की सीट आएगी तो फिर अगले 5 साल बाद जो चुनाव होंगे उसमें ओबीसी की सीट होगी, फिर उसके बाद महिला, फिर ओबी क्या नाम है, एससी, फिर एसटी, ये कहते हैं इसको चक्रानुचक्र पद्धति। तो हर राज्य में क्या है, 5-5 वर्ष के बाद जो है आरक्षण का बदलाव होता है। लेकिन तमिलनाडु में क्या है, ये 10 वर्ष के लिए है। तमिलनाडु में क्या है, 10 वर्ष के लिए ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अभी पूछा नहीं गया है कि आरक्षण की चक्रानुचक्र पद्धति पंचायतों के लिए 10 वर्ष की लागू करने वाला एकमात्र राज्य भारत का कौन सा है? तो कौन सा होगा आपका? तमिलनाडु होगा। ठीक है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम, जिसे आम भाषा में पीसा के नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन अभी किसी पेट में पूछा था शायद ये, या फिर पीसीएस 2022 के प्रीलिम्स में पूछा था, अभी याद नहीं यार, लेकिन पूछा है इसी हाल फिलहाल साल में कि पीसा अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 24 दिसंबर 1996 से लागू हुआ। क्या है ये पीसा अधिनियम? जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातियों को अधिकार के लिए इसको लाया गया कि वहां के जल जंगल जमीन पर जो है उनका अधिकार स्थापित किया जाए और उनके अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसको सुरक्षित किया जाए। इसी के लिए पीसा अधिनियम जो लाया गया, इसकी डेट याद रखिएगा, 24 नवंबर 1996 को। कुछ राज्यों में न्याय पंचायत की भी व्यवस्था है, जैसे पंजाब, हिमाचल, बिहार। मैंने बताया यहां पर पंचायतों को कुछ मामलों में कोर्ट की शक्तियां दी गई हैं, मतलब कि कुछ छोटे मोटे अपराधों के लिए सजा देना, फाइन लगाना, इस प्रकार की शक्तियां दी गई हैं या इन्होंने यहाँ की विधानसभाओं ने अपने पंचायतों को दे रखी हैं। तो ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हिमाचल और बिहार। ठीक है, कुछ इसी से जुड़े, इसी से डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, इसको भी फटाफट देख लीजिए। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां पर आपका अवस्थित? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय श्रमिक बोर्ड महाराष्ट्र, नागपुर। खान स्वच्छता महानिदेशालय धनबाद, झारखंड में। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान, इसको दोनों बाद पढ़ाएंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय, इसके गंभीर प्रश्नों को यहां पर हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। गंभीर प्रश्न यहां किस लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि हल्के फुल्के वाले से अब काम चलता नहीं है, इसलिए गंभीर प्रश्नों पर जो है आज से चर्चा प्रारंभ करेंगे। पर डे एक टॉपिक के प्रश्नों को यहां पे हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल है आपके सामने, व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनोमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? कूट वाले प्रश्न हैं ये, ध्यान दीजिएगा, और इसको आप अच्छे से पढ़ के तब उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना पड़ता है, अनिवार्य किया गया। बिल्कुल ठीक बात है।
दूसरा कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही सरकार द्वारा की जाती है, ऐसा भी नहीं है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? हम सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्ता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका क्या है? ये सही है। ध्यान रखिएगा, हमने स्वायत्ता बनाए रखने के लिए क्या किया है कि राष्ट्रपति जो है परामर्श करते हैं मुख्य न्यायाधीश से जब भी सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है तो, और साथ साथ में जो है जो इनके न्यायाधीशों के वेतन है भारत की संचित निधि भारित होते हैं, जिसमें विधायिका मतदान नहीं करती। इससे क्या होता है? इनकी स्वायत्ता बनी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है? पढ़ के बताने की कोशिश करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ललिता नमस्ते, अभय आशीर्वाद बहुत। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने उपलब्ध मैं कराऊंगा क्रमबद्ध तरीके से। एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें आप सभी लोग। चलिए बताएं भाई क्वेश्चन नंबर। कोई उत्तर देने का प्रयास करना चाहे तो कर सकता है। 1 और 4 क्या कह रहा है? भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच जब विवाद होता है तो ऐसी दशा में ये मूल अधिकारिता के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है विवाद। ठीक है, जब भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों के मध्य कोई विवाद अगर होता है तो इसको जब कोर्ट में ले जाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में फैसला के लिए, तो फिर ये मूल अधिकारिता के तहत जो है काउंट होता है। और चौथा सही है, क्यों? 2 या 2 से अधिक के राज्यों के बीच में भी विवाद होगा तो मूल अधिकारिता के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यह कह रहा संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल चुनाव संबंधित, ये बिल्कुल गलत है। ये मूल अधिकारिता के तहत नहीं आता है। ये अगर ऐसा कुछ होता है चुनाव में तो वो अपील के थ्रू जाता है। भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विवाद भी इसमें सम्मिलित नहीं किए जाते। ठीक है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश तो भारत सरकार ही हैंड कर रही होती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पढ़ने के बाद उत्तर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवाइजरी जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट? बिल्कुल ललिता और अभय आप लोग का उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं एकदम वन लाइनर क्वेश्चन पर क्या कहते हैं कि काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वैसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आने बंद हो चुके हैं। आते हैं 2-4 आ रहे हैं बस। स्टैंडर्ड क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछ रहा है, तो ऐसे में आपको भी अपना स्टैंडर्ड जो है बढ़ाना पड़ेगा और उसी के साथ हम लोग वैसे ही प्रैक्टिस जो है करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कि सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ अपने सलाहकार क्षेत्राधिकार की शक्ति के तहत इसके लिए किए गए किसी भी संदर्भ को सुनती है। द फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस मेड टू अंडर इट्स पावर ऑफ एडवाइजरी जुडिक्शन। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये। चौथा कह रहा है तीसरा कह रहा है कि परामर्शी क्षेत्राधिकार के अधीन किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा ही की गई राय सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। बिल्कुल, सरकार के लिए कभी भी सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जो चीजें होती है बाध्यकारी नहीं होती अगर परामर्श के संदर्भ में। जैसे परामर्श सुप्रीम कोर्ट से कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है, तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने। बिल्कुल 2 और 3 सही है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी मामले पर अपनी राय देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी है, ये भी गलत है। ऐसा कोई बाध्यकारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी नहीं है। और एक समय में एक से अधिक संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय को उनकी सलाहकार अधिकारिता की शक्ति के तहत नहीं दिया जा सकता है, ये भी इसलिए आपका गलत हो गया। ठीक है, मतलब एक से अधिक मामले भी सर्वोच्च न्यायालय को दिए जा सकते हैं उसे सलाह लेने के लिए एक समय में। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 ही सही है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट। तो बताइए क्या इसके लिए सही होगा, पढ़ के उत्तर देने का कोशिश जरूर करें सभी लोग। अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यहां पर आपको अब डेली मिलेंगे मेरे द्वारा पॉलिटी के, जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को सीधे मिल सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो पहला स्टेटमेंट आपका है जो कह रहा है ऑन इट्स इनिशिएटिव, यानी कि बड़े जनहित के किसी भी मामले पर इसकी पहल पर, मतलब कि जब वो अपनी पहल करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। कोई पहल की आवश्यकता नहीं है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून तत्व के मामले पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है जब वो मांगता है राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, यदि वह ऐसी सलाह चाहता है, बिल्कुल, अगर राष्ट्रपति सलाह चाह रहा होगा तभी सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, अपने मन से सलाह सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को नहीं देता है, ठीक है। 4 का ललिता सी और अभय डी बता रहे हैं। केवल अगर मामले नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। सलाह सिर्फ अब जब दी जाती है जब राष्ट्रपति मांगते हैं, तो आंसर क्या हो आपका, केवल बी। इस मामले में तो आर्टिकल 32 है ना, जो सलाह दी जाती है, जो सलाह दी जाती है राष्ट्रपति के मांगने के ऊपर होती है। राष्ट्रपति जब सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है, ठीक है। इसलिए पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि अपने पहल पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद पहल करके सलाह नहीं देगा राष्ट्रपति को, इसलिए गलत हो गया। जब राष्ट्रपति सलाह चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सलाह नहीं देता, आर्टिकल 32 के तहत मामले दर्ज कर उन पर सुनवाई करके उन पर फैसला सुनाता है, ठीक है। तो समझिए भाषा को और उसके आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की अनुलंघनीय बुनियादी संरचना के रूप में घोषित किया है? Which of the following article of the Constitution of India have been declared by the Supreme Court as the inviolable basic structure of the Constitution? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, अब कहने लगे सुप्रीम कोर्ट कहाँ जा रहा, राष्ट्रपति जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जरा सुनिए सुनिए सुनिए, हमको थोड़ी सलाह देनी है, आपको ले लीजिए। राष्ट्रपति कहेंगे, अरे अजीब आदमी हो यार, मैंने मांगी तुमसे सलाह। इसीलिए जब राष्ट्रपति सलाह मांगे, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक है, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय भी अपने आप में इसकी स्थिति ऊंची है, लेकिन ऐसे नहीं कि जब किसी भी बात पे सर राष्ट्रपति का कोई काम चल रहा है उसी में कहकर जरा रुकिए रुकिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ये मेरी सलाह है, नहीं। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट सलाह तभी देगा जब राष्ट्रपति सलाह मांगेगा, ठीक है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ आज से हम लोगों ने पॉलिटी की एक धुआंधार शुरुआत की है यहाँ पर, और ये क्वेश्चंस यहाँ से सीधे आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। नंबर के साथ आंसर देंगे तो मुझे पता चलता जाएगा। जैसे 5 का आंसर देना है आपको, तो 5 के बाद आप लिखें तो एग्जैक्ट मुझे पता चले किसका आंसर आप दे रहे हैं, ठीक है। ललिता यादव बी बता रही हैं, ध्यान रखिएगा, अनुलंघनीय बुनियादी संरचना के रूप में घोषित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 को। किसको? आर्टिकल 32 को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 भी क्या है, एक मौलिक संरचना का पार्ट है, यानी बुनियादी संरचना का पार्ट है। इसमें भी संसद किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है। 226 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 32 226 तो हाई कोर्ट के लिए है ना, ये इस पे कोई बात नहीं की गई बेसिक स्ट्रक्चर के संदर्भ में, इस पर की गई है कि इसको जो है हाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संसद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकती क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र संविधान द्वारा प्रदत्त तक सीमित है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार और सेवक हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, करंट अफेयर की क्लास हम लोगों की शाम 6 बजे अनअकैडमी ऐप पर मिल रही है आप लोगों को 6 PM पर, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लिया करिए। बहुत ही अच्छे करंट अफेयर की श्रृंखला हम लोग शुरू करके बैठे हुए हैं
और उसमें अच्छे अच्छे प्रश्नों को, दिसंबर माह के प्रश्नों को हम लोग वहां पर लेकर आ रहे हैं। बताएं इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए। 6 का सी कह रही है ललिता आप। अब है डी। और लोग भी उत्तर दीजिए भाई, पॉलिटी का अच्छे सवाल है। आपने जहां से भी पॉलिटी की पढ़ाई की हो, अगर आप पीसीएस और आरओ की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको इसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है आप करने पड़ेंगे, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन अब आरओ में, पीसीएस में पूछे जा रहे हैं। अब वो समय बीत गया जो एकदम छोटे छोटे सवाल पूछ लेता था आप पीसीएस में, आरओ में, और फटाफट पुराने सवाल लाके चले जाता था। अब नए सवालों पे काम हो रहा है, नए पैनल बन चुके हैं आयोग में, तो उस आधार पे आपको तैयारी भी अपनी उसी आधार पर करनी पड़ेगी। तो ललिता बी और नहीं, ललिता सी बता रही, अब है डी। देखिए इसका उत्तर जो है आपका डी है। ठीक है, क्यों, देख लीजिए। संसद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। संसद ही इनके अधिकार क्षेत्र का विस्तार करती है, सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय न्याय उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों संबंधित। अच्छा चलिए मैं करता हूं 2 दिन में चेंज की बात फिर। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर एग्जाम होता है, मुख्य न्यायाधीश नहीं नियुक्त करता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत होता है आपका। ठीक है, सिर्फ दोनों स्टेटमेंट सही गलत है इसके, क्योंकि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश नहीं करते हैं भाई। इनके लिए लोक सेवा आयोग से, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से परीक्षाएं होती हैं, या खुद हाईकोर्ट अपनी परीक्षाएं कराता है, ग्रुप सी ग्रुप डी की। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा है, न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर को भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका के पूर्वजों में एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ओके ललिता, देखते हैं, मैं टाइम बदल के देखता हूं क्या हो सकता है, और है ना। देखिए इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी, केवल 2। क्यों? क्योंकि न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर कभी भारत के चीफ जस्टिस नहीं बने थे। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट करें, न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर भारत के न्यायिक प्रणाली में पीआईएल के पूर्वजों में एक माना जाता है। बिल्कुल, इन्होंने, अगर भारत में पीआईएल का जनक पूछे आपसे तो कौन है? पीएन भगवती। ऑफिशियल शुरुआत जो की थी पीआईएल की, वो पीएन भगवती जी ने की थी, लेकिन न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने प्रयास किया था इसको लागू करने का, लेकिन ऑफिशियली इसको लागू करने का श्रेय जाता है पीएन भगवती को, इसलिए इनका पूर्वज के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, पीआईएल के। अगला सवाल है, न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? जुडिशियल रिव्यू मींस दैट द सुप्रीम कोर्ट, क्या बताएं? क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है ये पूछा जा रहा है एग्जैक्टली। ठीक, न्यायिक समीक्षा शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करता है। न्यायिक समीक्षा क्या मतलब होता है कि कैन डिक्लेयर इलीगल लॉ एनी लॉ ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। राज्य का मतलब यहां पर उत्तर प्रदेश बिहार से नहीं है, जैसे कि इंडिया से है। ठीक है, मतलब भारत सरकार द्वारा बनाई गई किसी विधि को अगर न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत पाती है कि वो किसी न किसी रूप से लोगों के मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकारों का हनन कर रही है, तो ऐसे किसी भी कानून को अवैध घोषित करती है। यही होती है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, जैसे NJCA था ना, तो इसमें क्या किया, इसको रद्द कर दिया कि नहीं ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसको रद्द करते हैं। अवलोकन का तात्पर्य न्यायालय के अधिकार से है। जुडिशियल रिव्यू
न्यायिक पुनर्वालोकन से क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, आप लोग ने बहुत शब्द सुना होगा, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है संविधान के विरोध में किसी भी कानून या आदेश को अमान्य घोषित करना। जुडिशियल रिव्यू के तहत रिव्यू करती है सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कानून को देखती है कि कहीं ये संविधान के उपबंधों और प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है ये आदेश या फिर कोई कानून। अगर ऐसा कर रहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उसे अवैध घोषित कर देगी। ठीक, बाकी सभी इसका से कोई लेना नहीं है। न्यायिक पुनर्वालोकन का तात्पर्य यही वाला होता है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्वालोकन की प्रणाली प्रचलित है, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज प्रिवलेंट, कहां कहां पर? नहीं, डी नहीं होगा भाई। डी क्या था इसमें 9th में? यह देखने के लिए कानूनों की समीक्षा करे कि उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारित किया गया कि नहीं। नहीं नहीं, ये नहीं है भाई। निर्धारित प्रक्रिया ही नहीं देखना होता है इसमें जुडिशियल रिव्यू में। जुडिशियल रिव्यू का मतलब अगर संविधान के विपरीत कोई कानून बन गया है तो उसे अमान्य और अवैध घोषित करना है, ये होता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये तो प्रक्रिया देखने वाली बात हो गई ना सिर्फ, ये नहीं इसका आंसर। बताइए, लग रहा पॉलिटी पे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, काफी कमजोरी हो गई है पॉलिटी में आप लोगों की मामला। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो आसान है। बोथ इन इंडिया एंड यूएसए, भारत और यूएसए दोनों जगहों पर न्यायिक पुनर्वालोकन, कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, भारत और अमेरिका दोनों जगह। पढ़ने से पहले बता दें, रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, आप लोग उसको ज्वाइन करके 20% डिस्काउंट भी मेरे कोड के माध्यम से अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पर प्राप्त कर सकते हैं। ये हम लोग का 26 जनवरी से नया बैच लक्ष्य पीसीएस 2024 के लिए शुरू किया जा चुका है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कार्यक्रम। इसको भी आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आरओ के लिए भी 19 जनवरी से हम लोग का नया बैच चल रहा है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सभी बैचेस में 4 PM पर मेरी पॉलिटी क्लासेस आपको ये मिल रही हैं। ये देखिए, एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, आपको टूर के माध्यम से आप एक बैच ही परचेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पूरा कोर्स नहीं लेना है साल भर का, 2 साल का, तो आप सिंपल एक बैच ले सकते हैं। इसी कड़ी में पहला बैच लॉन्च किया गया लक्ष्य यूपीपीएससी 2024 का, और ये बैच आपको 3,759 रुपए में उपलब्ध है। इसको लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड PS10 यूज करेंगे, आपको ये बैच मात्र 3,759 रुपए मिल जाएगा। बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफर है। तो 2024 की अगर आपकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए एक बेहतरीन आपको इनिशिएटिव अनअकैडमी की तरफ शुरू किया गया, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय को संसद की कार्रवाई की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है? बहुत अच्छा सवाल। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट हैज बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्वायरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, जो संसद की कार्रवाई होती है ना, संसद के अंतर्गत जो कार्रवाई हो रही होती है उस पर जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। मतलब कार्रवाई की जांच नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। कार्रवाई के बाद अगर कोई कानून बन गया है तो उसकी जरूर जांच कर सकता है कि कानून कहीं संविधान के मूल्यों के अनुरूप है कि नहीं है, या किसी ऐसा कानून तो नहीं बन गया जो लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उसकी जांच करके उसे अवैध घोषित कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो संसद के अंदर कार्रवाई की जा रही होगी उस पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं कर सकता, और इस चीज को प्रतिबंधित किया गया है किस आर्टिकल के माध्यम से? ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 122 के माध्यम से क्या है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 122 के तहत। डी नहीं होगा ललिता, बी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग। एक संविधान संशोधन अधिनियम को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि यह
कैसा हो कि उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ इट, किस परिस्थिति में किसी संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर सकता है या असंवैधानिक घोषित कर सकता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। देखिए हम क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये विधायिका का यानी कि संसद का अनन्य अधिकार है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की नहीं चलेगी। ये कह रहा कार्यपालिका को संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति के साथ बदल देता है, बिल्कुल अगर संविधान संशोधन के माध्यम से चाहे संसद तो ऐसा कर सकती है, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का कोई वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बोझ हल्का करने के लिए एक संघीय अपील न्यायालय की स्थापना अगर करता, देखिए मैंने जैसे बताया कि इनके कार्य क्षेत्र का विस्तार करना या कार्य क्षेत्र को कम करना, ये सब कौन करता है, संसद करता है, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर भाग 3 किससे जुड़ा हुआ है आपका, भाग 3 आपके मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। भाग 3 से कानून से पहले समानता के अधिकार को हटा देता है और संविधान में कहीं होती, यानी कि किसी भी आपके एक मौलिक अधिकार को संसद क्या करे, हटा के कहीं और पुटअप कर देती है, तो ऐसे मामले को असमानता वाला मामला जो होता है, खास तौर से समानता वाला, उसे हटा के कहीं और रख देती है, तो ये जो है क्या माना जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़। और ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस अमेंडमेंट को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका, बी। ठीक है, हाँ भाई बी। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है, जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, बताएं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन। बताने की कोशिश कीजिए, जो हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा है, वो किस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। हमारे यहां पर जो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा है वो रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन पर आधारित है। ठीक है, कानून का शासन मतलब कि हमारे यहां पर जो भी और जिसके लिए भी रूल बनाए जाएंगे वो सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ बनाए जाएंगे, कानून के हिसाब से बनाए जाएंगे। हमारे यहाँ पर कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता, ये अमेरिका का है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का भी हमारे यहाँ नहीं चलता है। हमारे यहाँ पर चलता है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। इसी को देखते हुए इसी के माध्यम से न्यायिक समीक्षा करती है भारतीय संविधान के, न्यायिक समीक्षा इसी पर आधारित है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, रूल ऑफ लॉ सभी लोग सही कीजिएगा, सी है इसका आंसर। प्रीति पांडे बी, सी नहीं, सी होगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, हु हैज द लास्ट अथॉरिटी टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा और आसान और बढ़िया सवाल। एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग। अब हम लोग डेली 5 PM पर पॉलिटी के ऐसे ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस टॉपिक वाइज जो है कवर अप करेंगे। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में भी मिलेंगे, और इसको आप सीरीज को पूरा कंटिन्यू करे रहिए मेरे साथ। आपका आरओ का और पीसीएस का पेपर आपको जो है हलवा लगने लगेगा पॉलिटी के सेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 14। और इसके साथ अगर आप डिटेल्ड क्लासेस भी मेरे साथ पॉलिटी करना चाहते हैं जिसमें हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसके लिए आप लोग प्लस कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। 22 दिसंबर से आरओ के लिए नया बैच कोर्स शुरू हो रहा है प्लस पर, जिसमें मेरी पॉलिटी की क्लासेस थ्योरी वाली आपको मिलेंगी। 22 दिसंबर से आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड मेरा कोड PS10 यूज करके है। किसके पास, सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ललिता, अब है बिल्कुल सही आप लोग उत्तर। अगला सवाल, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कौन है, सुप्रीम कोर्ट है।
आसान क्वेश्चन। प्रीति नंबर डाल दीजिए ताकि मुझे क्लियर रहेगा आप किसका आंसर दे रहे हैं। जैसे कि आप 15 है तो 15D लिख दीजिए ऐसे करके ना, तो आसानी पड़ेगी समझने में कि आप किसका उत्तर दे रहे हैं, ताकि मैं आपको करेक्ट कर पाऊंगा। नहीं तो मैं ओके कर दूंगा, पता चल रहा है आपके दिमाग में सेट हो गया गलत आंसर, तो एग्जाम में भी नुकसान होगा आपका, है ना। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? सॉरी रिपीट कर गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं। विधि के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श राय लेने का अधिकार किसे है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। बताइए कौन राय ले सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी उच्च न्यायालय या सभी लोग? अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट के माध्यम से फंसा रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 17। सत्रह का बी बिल्कुल ठीक है अभय। बी राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 143 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है कब से परामर्श या राय ले सकता है, ठीक है। ड्रीम यूपीएससी बी, ओके। नंबर डाल दीजिए ड्रीम यूपीएससी किसका आंसर देना चाह रहे हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख करते हैं? अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिफर्स टू द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स? ओके 17 का बी बिल्कुल ठीक है प्रीति। बताइए, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है और टेक्निकल क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए इसका उत्तर मैं देता चलता हूं क्योंकि आप लोग इस पर अनुच्छेद 143 का क्लॉज 1 जो है ये पावर देता है राष्ट्रपति को कि ऐसा वो कर सकते हैं, ठीक है। विधायी शक्तियों को संघ सूची में शामिल शक्तियों की संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? बताइए भाई। द पावर टू इनलार्ज द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया with the respect of any matter included in the union list of legislative power reset with। हाँ 18 का भी बिल्कुल सही है आपका ललिता। 19 बताइए, चर्चा कर चुका हूं इस पे मैं। एट्टीन का बी होगा भाई। एक बार सेशन को लाइक भाई कर दीजिए आप लोग और शेयर भी अपने मित्रों के साथ जरूर कर दीजिए एक बार। तो जैसा मैंने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की शक्ति जो है वो किसके पास है? संसद के पास है और किसी के पास भी नहीं है। संसद जब भी चाहे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है, ठीक है। किसके द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किया जा सकता है? तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन है इसलिए इसका आंसर बताते हुए आगे बढ़ेंगे। कानून बनाकर संसद जो है ऐसा कर सकती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्तियों का अर्थ है कि यह हो सकता है क्या? द एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंप्लाई दैट इट मे, क्या है? बताइए क्वेश्चन नंबर 21।
बताइए जरा भाई, एक बार इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए 21 का आंसर क्या होगा? ए दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा, कानून या तथ्य के मुद्दे पर राष्ट्रपति को सलाह देना जो सार्वजनिक महत्व का हो। ठीक है, तो यही जो है आर्टिकल 143 कहता है। इस मामले पर आर्टिकल 143 जो है ये उपबंध करता है कि किसी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर सकता है। ठीक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है, कैसे, किस प्रकार से? क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। अभी हम लोगों ने इसको दूसरे तरीके से चर्चा किया था इस पर्टिकुलर। देखिए, क्वेश्चन को हर एंगल से सोचना चाहिए हमें, तभी जो है एग्जाम में वो सही होता है। अब देखिए, है मामला आसान सा ही है, लेकिन बहुत लोग इस पे अनेक अनेक राय रखते होंगे। एडवाइस केवल अगर वह कौन है यहां पर? प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ऐसी सलाह मांगता है तो ही सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 के माध्यम से सलाह देगा, अपने मन से सलाह नहीं दे सकते। ठीक है, अगला सवाल है, कानून के सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार संविधान के तहत किसको मिला? रिपीट कर गया क्वेश्चन, यानी कि राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने गुजरात विधानसभा चुनाव वर्ष 2002 को स्थगित करके चुनाव आयोग के फैसले को संवैधानिक वैधता पर न्यायालय की राय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ किया था? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट मेक अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक द कोर्ट ओपिनियन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन डिसीजन ऑफ डिफरिंग द गुजरात असेंबली इलेक्शन? क्वेश्चन नंबर 24 अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, बताने का प्रयास करें। चौबीस का उत्तर दिए, 24 अच्छा सवाल है, आसान सवाल। देखिए, पिछले क्वेश्चन में इसके आर्टिकल का चर्चा किया था। आर्टिकल 143 के तहत जो है ये परामर्श लेकर कर दिया था काम। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार है? क्वेश्चन नंबर, ओके, ड्रीम यूपीएससी बी, ललिता बी, बिल्कुल ठीक है, 25। ये तो आसान क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे इस पे। आंसर है आपका आर्टिकल 32। ठीक है, आसान क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए? टू बिकेम अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, अ पर्सन मस्ट बी एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स? क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कितने साल की प्रैक्टिस अनिवार्य होती है? अब आप लोग भी अपने प्रैक्टिस का जो लेवल है ना पॉलिटी का, उसको बढ़ाइए, क्योंकि अब वो परंपरागत वाले सवाल नहीं आ रहे हैं जैसे आते थे। तो आप लोग को भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग भी अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए ताकि उन क्वेश्चंस को आप कर सकें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जबरदस्ती के आसान आसान सवालों को सही करके खुश होकर कोई फायदा होगा नहीं। पता चल रहा कि आप ऐसी क्लास ढूंढ के जाएं जहां पर बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके सही हो रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। ठीक, यहाँ गलत हो रहा है तो भाग जाए यहाँ से। तो इससे क्या होगा, आप अभी तो खुश हो जाओगे लेकिन एग्जाम के बाद फिर दुखी हो जाओगे, है ना। तो एग्जाम के बाद खुश होना ज़्यादा जरूरी है, बशर्ते अभी के। अभी अगर आपके गलत भी हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में लेकिन सही होने चाहिए ताकि आपका प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाए। ठीक, बिल्कुल भैया, 26 का
10 साल, ध्यान रखिएगा 10 साल की प्रैक्टिस जरूरी हाई कोर्ट में किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सबका सही उत्तर। अगला सवाल है, किस कानून के तहत यह निर्धारित है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? अंडर विच लॉ इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट ऑल द प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इन इंग्लिश? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 27। कहां मेंशन है ये बात? तो क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर क्या है, ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 में यह वर्णित है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई होगी उसकी भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। ठीक है, क्या होगी? अंग्रेजी होगी। तो क्वेश्चन अच्छा है, कभी भी पूछा जा सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करूंगा, संविधान और कानून को बनाए रखूंगा। यह किसके द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप है? आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ माई ऑफिस, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। इट इज फॉर्म ऑफ ओथ टेकन बाय, किसके द्वारा ये वाली ओथ ली जाती है? क्वेश्चन नंबर 28। हालांकि हम लोग क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो गेस करना आसान है, तो इसलिए इसको आप लोग गेस कर लोगे। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा ये शपथ जो है ली जाती है। ठीक, किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये शपथ। क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा ऐसा मामला है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? क्वेश्चन नंबर 29। बिल्कुल ललिता, सही कहा आपने। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता है ये सिर्फ और सिर्फ कहां सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। इसमें हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं। राज्यों के बीच विवाद भी होगा तो ये कहां सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। ठीक है, संविधान के उल्लंघन से सुरक्षा अगर कोई होगा, यानी संवैधानिक मामला कोई होगा, तो उसमें संविधान पीठ जो बैठती है भी सुप्रीम कोर्ट में बैठती है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संदर्भ में कोई मामला आता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट क्या है? इस पर सुनवाई करके आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया। अगला सवाल है, किसी भी मामले को भारत में कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा क्वेश्चन, बताइए। हु हैज द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? 6 PM पे आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास होगी ऐप पर, फ्री क्लास है करंट अफेयर की। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिसंबर महीने की शुरुआत की गई है वहां पर। ठीक है, अभी 6 बजे वाली क्लास अभी कर लो आप लोग, 1-2 दिन में टाइम बदलता हूं मैं। ठीक है, कल से ही देखता हूं टाइम बदलता, क्योंकि हमारे को यूट्यूब पर भी टाइम कम पड़ जा रहा है, क्योंकि मैं 50 क्वेश्चन सोच रहा हूँ डेली यूट्यूब पे कराऊँ आप लोगों को प्रैक्टिस। और देखिए 30 होते होते ही 5:45 बज गया है, तो ऐसी दशा में मैं पूरे 50 क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा। तो कल से जो है उसको टाइम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे अपने पॉलिटी के। शानदार क्वेश्चन रहेंगे, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन जो है लेकर चलेंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा, किसी मामले को कहीं पर भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर को चाहे तो कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 899 में बैच है। यहाँ पे भी आप मेरा रेफरल कोड यूज करके 20% डिस्काउंट, साथ साथ में पेट का बैच अगर लेना चाहते हैं ये भी 899 में, यहाँ पे भी आप 20% डिस्काउंट मेरे कोड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। PS10 लोअर पीसेस 1499 में मिलता है आपको, यहाँ पर भी आप मेरे कोड के माध्यम से 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। RO का बैच आपको
1999 मिल रहा है। यहाँ पर भी आप 20% डिस्काउंट मेरे रेफरल कोड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये अनअकैडमी लाइट है, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 179, इस पे भी 20% डिस्काउंट मेरे कोड के माध्यम से मिल रहा है आपको। आप लोग मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर जाकर, एजुकेटर्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं ऐप पर जाकर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैसे अनअकैडमी ऐप पर जाना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल खुद को रजिस्टर करना है, सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी, और उसके बाद अपना मीडियम चुन लेना है। आपको फ्री क्लासेस दिखने लगेंगे। इन फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 डालेंगे, क्लासेस अनलॉक हो जाएगी। आप एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन पढ़ने का मौका, अपॉर्चुनिटी, बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का, मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं कैलेंडर वाइज, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस, अनलिमिटेड क्विजेस, स्टडी मटेरियल और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको यहाँ पर दिए जाते हैं प्लस पर जब आप पहुंचते हो तो। ये चैनल है अनअकैडमी यूपीपीएससी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड है PS10। अनअकैडमी किसी भी कोर्स से जुड़ने के लिए इस कोड का यूज करेंगे, आपको उचित डिस्काउंट मिल जाएगा और सभी ऑफर प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।